मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 4, पद्य भाग का है। कवि इसके सुमित्रा नंदन पंत है और कविता का नाम है वे आंखें। ठीक है, आवाज आ रही सबको मेरी साफ? ठीक है। इनका सुमित्रा नंदन का मूल नाम जो था वो गोसाई दत्त था। जन्म सन 1900, कौसानी, जिला अल्मोड़ा है जो कि उत्तरांचल में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा, चांद, लोकायतन आदि। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सम्मान जो इन्हें मिले वो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण, ये इनको पुरस्कार मिले जिनसे इनको सम्मानित किया गया। मृत्यु इनकी हुई सन 1977 में। ठीक है, छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि है। छायावादी जो युग चला था, छायावाद का युग था जिसमें जो प्रमुख छायावादी कवि थे उनमें से एक नाम आता है सुमित्रा नंदन पंत का। ये प्रकृति के चितेरे मतलब क्या है? चित्रकार। ठीक है, ये प्रकृति के चित्रकार कवि हैं। इन्होंने मतलब प्रकृति की ऐसी रचनाएं, ऐसी कविताएं लिखी है जिनको पढ़कर ही जो प्रकृति के चित्र हैं वो हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं और हम उनके जो मनोहर दृश्य होते हैं उस प्राकृतिक सौंदर्य को हम महसूस करने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं और उसमें खो जाते हैं। प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। पहली बार प्रकृति से संबंधित कविता पंत ने लिखी। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। अंतरंग मतलब क्या है? घनिष्ठ। ठीक है, प्रकृति और मनुष्यों का जो घनिष्ठ संबंध है वो इनकी कविताओं के द्वारा हमें पता चलता है कि शुरू से ही प्रकृति और मनुष्य का घनिष्ठ संबंध रहा है। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में हुई तथा इनकी उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से ये प्रभावित हुए और इन्होंने क्या किया? पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। उसके बाद ये स्वतंत्र लेखन करते रहे, उसके बाद ये अपनी कविताएं अपने आप लिखते रहे। फिर है प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का जो मिजाज था, जो उनका स्वभाव था, वो कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। वो हमेशा कविता में परिवर्तन चाहते थे कि कविता एक ही ढर्रे पर ना लिखी जाए, उसमें समय समय पर स्थितियों के अनुकूल परिवर्तन होता रहे, उनमें कुछ ना कुछ बदलाव होता रहे। इस चीज के ये पक्ष करने वाले थे, इसका पक्ष लेते थे। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी इन्होंने। शुरुआती दौर में क्या करे? छायावादी कविताएं लिखी और पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। जो प्रकृति है वो क्या है? पल पल बदलती रहती है, उसकी सुंदरता पल पल बदलती रहती है। तो जो ये प्रकृति की जो सुंदरता है वो उन्हें जादू की तरह आकर्षित करती थी। जैसे जादू हमारे सामने होता है और हम उससे आकर्षित हो जाते हैं, वैसे ही सुमित्रा नंदन पंत को जो प्रकृति है वो अपनी तरफ आकर्षित करती थी। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। ठीक है, मानववाद में क्या होता है? मनुष्य की जो तर्क शक्ति होती है, जो उसका चिंतन होता है, जो मनन होता है, उसको प्रमुखता दी जाती है।
मानववाद में किसी भी परंपराओं को, किसी भी अंधविश्वासों को, इनको महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ पर मनुष्य की तर्क शक्ति को महत्व दिया जाता है, उसके चिंतन को, उसके मनन को, उसकी सोच को महत्व दिया जाता है। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, मानववाद से ये प्रभावित हुए और इनकी मानव तुम सबसे सुंदरतम इस तरीके की बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां भी इन्होंने लिखी। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। कविताएं लिखने के साथ साथ उन्होंने नाटक भी लिखा, कहानी भी लिखी, आत्मकथा भी लिखी, उपन्यास भी लिखे और आलोचना भी की। रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया। ठीक है, जिस पत्रिका का नाम रूपाभ था उसका संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था कि साहित्य की प्रगति कैसे करनी है। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। ठीक है, जब भी ये किसी कविता में, किसी साहित्य रचना में भाषा का प्रयोग करते थे उसके लिए बहुत सावधान रहते थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। भाषा ऐसी लिखो जिससे कि पढ़ने वाले के सामने उस चीज का चित्र साकार हो जाए। ठीक है ना। पंत जो है इस बात के पक्षधर थे और चित्र भाषा को हम बिंबात्मक भाषा भी कहते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया। ये खड़ी बोली का पक्ष लेते थे, अधिकतर उन्होंने अपनी कविताओं में खड़ी बोली ही लिखी है और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया है। पल्लव नामक जो उनकी रचना है उस रचना में उन्होंने खड़ी बोली का समर्थन किया है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। किसी को दिक्कत और बाकियों को? नो मैम। नो मैम। है ना सबको? चलिए ठीक है। अब जो ये प्रस्तुत कविता है वे आंखें, ये पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता है। ठीक है, जब मतलब प्रगति हो रही थी। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। लोग विकास भी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ परंपराओं के आधार पर, कुछ समाज में वर्ग भेद के आधार पर, कुछ जाति भेद के आधार पर उस विकास को रोक भी लेते हैं। विकास भी चाहते हैं और खुद उस विकास को रोकते भी हैं। तो ऐसी जो धारणाएं हैं लोगों की, उन पर उन्होंने करारी चोट की है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। किसान जो है उसका हमेशा हर युग में शोषण किया जाता रहा है। मेहनत भी किसान की ज्यादा होती है, ठीक है ना, लेकिन शोषण भी उसी का होता है। उसको उसकी मेहनत के अनुसार दाम नहीं मिलता है और जब वो अपनी खेती के लिए साहूकारों से कर्ज लेता है तो साहूकार क्या करते हैं, उसकी खेती, उसकी भूमि, उसका मकान, उसके हल, उसके बैल, सब कुछ छीन लेते हैं। ठीक है ना। तो ये जो बातें हैं किसान के शोषण की, उसकी पीड़ा की, सारी बातें पंत जी को बहुत ही आहत करती है, उन पर चोट करती है, उनको घायल करती है। और सबसे दुख देने वाली बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी, जब भारत स्वतंत्र है, ठीक है ना, उसमें भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। मतलब जब स्वतंत्र भारत में भी जो व्यवस्था बनाई गई वहां पर भी किसानों को केंद्र में नहीं रखा गया और उनके शोषण से उनको मुक्त नहीं किया गया। ठीक है, यानी कि सबसे दुख देने वाली बात ये है। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। किसान जो है ऐसे ही दुष्चक्र में फंस गए हैं। दुष्चक्र मतलब जिस चक्र में जो इंसान एक बार फंस जाए उससे फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो किसान भी क्या है, ऐसे दुष्चक्र में फंस गए हैं और इस दुष्चक्र में फंसकर उनको व्यक्तिगत दुखों का सामना करना पड़ा, पारिवारिक दुखों का सामना करना पड़ा और स्पष्ट रूप से जो विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। खाका मतलब ढांचा। जो हमारे समाज में
वर्ग भेद की, समाज में वर्ग भेद की जो परंपराएं व्याप्त है, जो अंधविश्वास व्याप्त है, ठीक है ना, समाज में कुछ जातियों को, कुछ मजदूरों को बहुत अपने आप से नीचा समझा जाता है, उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है, उस चीज का भी ये कविता हमारे सामने ढांचा प्रस्तुत करती है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे कविता पढ़ाऊं? ठीक है। वे आंखें, इसमें किसान की आंखों के बारे में बताया, बहुत अच्छी कविता है। मतलब इस जो किसान के साथ जो जो उसने भोगा, जो जो दुख इस किसान ने भोगे, जो जो दुख उसको मिले, उन सबका जीवंत चित्र ये कविता हमारे सामने प्रस्तुत करती है। मतलब इसको पढ़कर जो है उस किसान के साथ क्या क्या मतलब निर्मम घटनाएं हुई, जो मतलब अंदर तक अगर हम उसको ध्यान से पढ़े तो हमें अंदर तक वो हिला देगी। मतलब अच्छा, इतना क्रूर व्यवहार किसानों के साथ होता है। ठीक है ना, इस कविता को ध्यान से पढ़ना, समझना। तुम्हें भी कहीं ना कहीं लगेगा, ओह, तुम्हें भी थोड़ा बहुत दुख होगा कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ इस किसान के साथ। ठीक है, वे आंखें अंधकार की गुहा सरीखी। यहाँ पर क्या है, किसान की आंखों का बहुत ही हृदय स्पर्शी, बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है पहले पद में। ठीक है, अंधकार की गुहा सरीखी। यहाँ पर जो कवि है वो किसान का वर्णन करते हुए, किसान की आंखों का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जो किसान की आंखें हैं वो किसी गुहा मतलब गुफा, ठीक है, सरीखी मतलब जैसे या समान, कि किसान की जो आंखें हैं वो किसी अंधेरी गुफा के समान है। ठीक है, कवि क्या कह रहा है, किसान की आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी अंधेरी गुफा के समान है। उन आंखों से डरता है मन, और जिस प्रकार किसी अंधेरी गुफा में झांक कर देख कर हमारा मन जो है डर जाता है, उसी प्रकार इस किसान की आंखों को देखकर हम भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन का मतलब कि किसान की जो आंखें हैं वो किसी अंधेरी गुफा के जैसी लगती है, और दूसरी लाइन का मतलब कि जिस प्रकार किसी अंधेरी गुफा को देखकर या उसमें झांक कर हमारा मन डर जाता है, उसी प्रकार इस किसान की आंखों को देखकर हमारा मन जो है वो भयभीत हो जाता है। आगे दोनों बात समझ में, सबके दोनों लाइन समझ में आ गई? बताइए जल्दी से, समझ में आ गई आपको? यस मैम। ठीक है, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। दारुण मतलब क्या है, भयंकर। रोदन मतलब रोना। ठीक है, नीरव मतलब क्या है, मौन, शब्दहीन, मतलब शब्दहीन या मौन। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि भरा दूर तक उनमें दारुण, के किसान की उन धसी हुई आंखों में निराशा, पीड़ा और शोषण का दुख भरा हुआ है। इस लाइन का बोलेंगे हम, भरा दूर तक उनमें दारुण। इसका मतलब क्या है कि किसान की धसी, उसकी किसान क्या है, दुख से, संघर्ष से उसकी आंखें धस गई है, तो उसकी धसी आंखों में निराशा, दुख, पीड़ा और शोषण भरा हुआ दिखाई देता है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, और उस चुपचाप गरीबी और उस गरीबी को सहे जाने वाले दुख का। ठीक है, और क्या है, एक तरफ तो गरीबी और दूसरी तरफ उस गरीबी को सहे जाने वाले दुख का मौन रुदन व्याप्त है। आई बात समझ में? मतलब उसकी आंखों को देखकर लगता है कि जो किसान है वो अंदर ही अंदर अपने दुखों से पीड़ित होकर अपनी गरीबी के कारण रो रहा है। ठीक है, ये तो हम समझा देंगे अर्थात करके, लेकिन इसकी व्याख्या में हम क्या लिखेंगे वो देख लो। भरा दूर तक उनमें मतलब किसान की धसी आंखों में निराशा, दुख, शोषण, पीड़ा भरी हुई है। चौथी लाइन का अर्थ है और क्या है, एक और तो गरीबी और दूसरी ओर उस गरीबी को चुपचाप सहे जाने का मौन रुदन व्याप्त है। कोई दिक्कत किसी को इन 4 लाइनों में? मैम थर्ड वाली एक बार फिर से बता दीजिए।
भरा दूर तक उनमें दारुण मतलब क्या है, उन किसान की उन धसी हुई आंखों में निराशा, दुख, पीड़ा और शोषण व्याप्त है। ठीक है पायल? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, ठीक है। तो इस पद में इस वाले पहली 4 लाइनों में क्या हो गया, किसान की आंखों का हृदय स्पर्शी चित्रण है। ये आंखों का जो वर्णन है वो हमारे हृदय को स्पर्श कर रहा है। ऐसे ही किसी किसान की आंखें हमारे सामने साकार हो उठती है, जो आंखें क्या है, निराशा से भरी हुई है, शोषण से ग्रस्त है, गरीब है और अंदर ही अंदर उसका रोना हमें दिखाई देता है। फिर आगे है कि वह स्वाधीन किसान रहा। जब किसान क्या था, उसके पास अपने खेत थे, अपने हल थे, अपने बैल थे, अपना मकान था, तब वह स्वाधीन था, स्वतंत्र था, अपना काम करता था। ठीक है, अभिमान भरा आंखों में इसका, और इस बात से उसकी आंखों में प्रसन्नता की चमक भरी रहती थी। ठीक है, इससे पहले क्या था कि किसान स्वतंत्र था, हम लिखेंगे कि वह स्वाधीन किसान रहा। जो किसान था वो स्वतंत्र था, अर्थात उसके पास अपनी खेती थी, अपने बैल थे, अपना हल था और अपना मकान था, और इन सब चीजों को देखकर उसकी आंखों में प्रसन्नता की चमक भरी रहती थी। आगे बात सबके समझ में? Yes. ठीक है, छोड़ उसे मझधार आज, लेकिन आज उसका जो जो स्वाभिमान था, ठीक है ना, अभिमान जो था वो उसे आज बीच में ही छोड़कर कहीं विलीन हो गया है, कहीं गायब हो गया। एक मिनट, क्या कहेंगे हम कि अभिमान भरा छोड़ उसे मझधार आज जो उसका स्वाभिमान था, जो उसका अभिमान था, वो उसे बीच में ही, मझधार मतलब बीच में ही छोड़कर कहीं विलीन हो गया है। संसार कगार सदृश्य भय किसका, कगार मतलब किनारा, बह किसका मतलब बह गया, प्रवाहित हो गया। और जो उसका स्वाभिमान था, जो अभिमान था, ठीक है ना, वो टूटे हुए किसी किनारे की तरह, ठीक है, जैसे मान लो कोई किसी नदी का किनारा टूट जाता है, उसका पानी बहुत बाहर निकलकर आ जाता है, तो क्या कह रहा है, वो टूटे हुए किनारे की जैसे बह गया, नदी में प्रवाहित हो गया। आए बात समझ में? क्या बह गया? उसका स्वाभिमान, उसका अभिमान, उसकी प्रसन्नता कैसे बह गई? जैसे किसी नदी का किनारा टूटकर उसी नदी में बह गया हो। आगे बात सबके समझ में? ये वाली वापस देख लो। छोड़ उसे मझधार आज, उसका जो स्वाभिमान और जो उसका अभिमान था वो उसको आज बीच में ही छोड़कर कहीं चला गया, कहीं गायब हो गया है। संसार कगार सदृश्य है किसका, और ये जो मतलब जो संसार था वो क्या है, किसी किनारे की तरह टूटकर उसी नदी में प्रवाहित हो गया। आशय हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कि जो संसार के लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। ठीक है, संसार के लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, इसका आशय स्पष्ट करेंगे तो हम ये कहेंगे। फिर आगे अपनी उसको याद करते हुए कह रहा है, वो अपने पिछले जीवन को याद करते हुए कहता है, किसान लहराते हुए खेत द्रगों में, द्रगों मतलब नेत्रों में, ठीक है, उसकी आंखों में उसके जो पहले लहराते हुए खेत थे वो झूम उठते हैं। किसान की आंखों में उसके जो लहराते खेत उसके पास थे वो झूम उठते हैं। हुआ बेदखल वह अब जिससे, आज उसको उन्हीं खेतों से वंचित कर दिया गया, उन्हीं के उसके अपने खेतों से ही उसको बाहर निकाल दिया गया। फिर कह रहा है कि हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, हंसती थी उसके जीवन की मतलब वो अपने लहराते खेतों को देखकर बहुत प्रसन्न होता था, एक खुशहाली उसके जीवन में छा जाती थी।
ठीक है, क्या बोलेंगे कि वो अपने लहराते हुए खेतों को देखकर बहुत प्रसन्न होता था और उन खेतों को देखकर ही उसके जीवन में खुशहाली छा जाती थी। हरियाली जिनके तृण से मतलब क्या है, उसको अपने खेतों के तिनके तिनके से प्यार था। तृण मतलब तिनका, ठीक है, उसको अपने खेतों के हर एक तिनके से प्यार था और उस खेतों को देखकर, उन खेतों की हरियाली को देखकर ही उसके जीवन में भी हरियाली छा जाती थी। आई बात सबके समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, सबके पाए समझ में आई? Yes, ma'am. युवराज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब आगे कह रहे हैं कि ये हो गई बात, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। किसान जो है वो कह रहा है कि उसका जो जवान बेटा था, ठीक है, वो उसकी आंखों में घूमता है, उसको आज भी उसकी बहुत याद आती है। वह उसकी आंखों का तारा, वो अपने बेटे को बहुत चाहता था, उसको बहुत प्यार करता था। जो ये आंखों का तारा है ये मुहावरा है, सबको पता है ये बात, Yes, ठीक है। ma'am. वो उसको सबसे प्यारा था, किसको याद कर रहा है? पहले तो देखो वो अपने खेतों को याद कर रहा है, उसके लहराते हुए खेत थे जिनसे कि उसको बेदखल कर दिया गया था। अब क्या है, वो अपने बेटे को याद कर रहा है, वो कह रहा है कि आंखों में ही घूमा करता, आज उसकी आंखों में उसको अपना बेटा याद आता, वो अपने बेटे को याद करता रहता है। वह उसकी आंखों का तारा, उस बेटे को वो बहुत चाहता था, उसे बहुत प्यार करता था। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कारकुनों मतलब जो साहूकार के कारिंदे, साहूकार के जो काम करने वाले थे, जो लठैत थे, लाठियां हाथ में रखते थे, ठीक है। तो जवानी की अवस्था में ही, इन दोनों लाइनों का अर्थ क्या होगा कि उसके बेटे को, किसान के बेटे को जवानी की अवस्था में ही साहूकार के कारिंदों बोलेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, साहूकार के कारिंदों के द्वारा लाठियों के निर्मम प्रहारों से उसको मार दिया गया, ठीक है। क्या कहेंगे? कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। साहूकार के यानी कि किसान के बेटे को जवानी की अवस्था में ही, वो युवक था, उस युवावस्था में ही साहूकार के कारिंदों ने लाठी के निर्मम प्रहारों से उसको मार दिया गया। आगे बात सबके समझ में? मैम कारकुनों मतलब साहूकार के लठैत, ठीक है, काम करने वाले, यस मैम, नौकर उसके, तीनों अर्थ है इसके। ना जमींदार के लोग ना, हाँ, जमींदार लोग, ठीक है ना, जमींदार लोगों के नौकर जो कि लाठियां हाथ में रखते थे और जो भी कुछ भी गड़बड़ करता था, कुछ विरोध करता था किसी भी चीज का, तो उसको लाठियों से मार देते थे। तो इसमें भी क्या हुआ, किसान का बेटा था, किसान को जब खेतों से निकाल दिया गया, उसकी जमीन सब कुछ हड़प ली गई, तो किसान के बेटे ने क्या किया, उस साहूकार के अत्याचारों का विरोध किया, ठीक है। विरोध करने पर क्या हुआ, उसके साहूकार के लठैतों ने किसान के सामने ही उसको लाठी से पीट पीट कर मार डाला। आ गई बात सबके समझ में? यस मैम, ठीक है, यस, कोई दिक्कत किसी को? नो मैम, Ma'am. अब बाकी का अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है, बाय। ओके मैम, ओके, Thank you. Thank you, ma'am. Bye. थैंक यू मैम, Thank you, ma'am.